अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खान मेरे साथ मौजूद है सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, ऐसे दोस्त जो हमारे पास नए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वेलकम हमारे चैनल में उनको, और ऐसे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो अपने कमेंट्स से हमें आगाह करते हैं और अपने कमेंट्स भेजते हैं और हमारे चैनल को देखते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम रिएक्शन स्टार्ट करें, चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 2014 टू वर्सेस 2022 इंडियन कंडीशन अंडर पीएम मोदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 2014 के बाद से अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। एक सिमिलर वीडियो कुछ ही दिन पहले मैंने पाकिस्तान वाली भी बनाई थी, जहां मौजूदा इमरान खान की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके बारे में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किन जगहों पे मोदी गवर्नमेंट ने गलतियां की और किन जगहों पे मोदी गवर्नमेंट भारत को बेहतर पोजीशन में लेकर के आई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इकोनॉमी से। और जब ये नई गवर्नमेंट यानी मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी, तब 2014 में इंडिया की जीडीपी जस्ट $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर ही रही थी। और अभी इस वक्त इंडियन जीडीपी $3.1 ट्रिलियन है। ये बिल्कुल उससे कम है जो कि पहले एक्सपेक्ट किया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस ने 2020 में इंडियन जीडीपी को इफेक्ट किया था। ये ग्राफ आप देख सकते हो, जहां इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और अचानक से एक शार्प डिप आता है 2020 में। और ये वही टाइम था जब भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था, कई रोजगार बंद हो गए थे और इसका सीधा असर पड़ा था हमारी अर्थव्यवस्था पे। इंडियन जीडीपी का ग्रोथ रेट हर साल बीजेपी के आने के बाद कितना रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखो, जहां आपको 2014 के बाद से 2020 तक का सारा डेटा मिलेगा। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है और इसमें 2020 में ब्रेक लग गया जब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई। 2020 में ग्रोथ रेट नेगेटिव 7.25 रहा, लेकिन उसके बाद रिकवर इसको जल्दी कर लिया गया जब वर्ल्ड बैंक ने 2021 में ग्रोथ रेट को 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ एक और चीज को फटका पड़ा था, जो था हमारा ट्रेड। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि इंडिया का ट्रेड वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। जस्ट 2 दिन पहले आई एक रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले साल के खत्म होते होते दिसंबर में हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी ह्यूज जंप देखने को मिला है। ग्राफ आपके लिए मैं लगा दूंगा, जहां ऊपर वाली लाइन इंपोर्ट को दर्शा रही है और नीचे वाली एक्सपोर्ट को। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस साल हमें शुरुआत में एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी 15% का राइज देखने को मिला था। 2 महीने पहले नवंबर में काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया था। लेकिन इसी के साथ एक और चीज रिपोर्ट की थी, जो की थी गरीबी यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड हिस्ट्री से ही इंडिया ने धीरे धीरे कोशिश की है कि पॉवर्टी को देश से खत्म किया जाए, और अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जरूर कोशिश की है और काफी सारी स्कीम्स इसी का एग्जाम्पल है, जो कि लोगों की मदद के लिए गवर्नमेंट टाइम पे निकालती है। लेकिन इंडिया की इस मेहनत पे पिछले साल कोरोना ने काफी पानी फेर दिया। 45 सालों बाद पिछले साल एक ही साल में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के वापस नीचे चले गए। कारण इसका वही रहा जो आप लोगों को भी पता होगा कि कितने लोगों की जॉब्स चली गई। छोटे बिजनेसेस जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स, या इंडिया में हजारों जगह ढाबे होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। कोरोना ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। लेकिन इंडिया में अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ और पेंडेमिक के धीरे धीरे खत्म होने के साथ इंडिया की पॉवर्टी में वापस से कमी आने लगेगी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है। और खास तौर पे ये कि अगर इंडिया वापस बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है कोरोना से, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने ट्रैक्स पर चलती रहती है, तो पॉवर्टी इंडिया में 2022 के खत्म होते होते 10% तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन है, वो ये कि इंडियंस को वापस वो टाइम ना देखना पड़े जो कि हमने एक बार कोरोना में देख लिया है। और इसी से मुझे एक और टॉपिक याद आया है, लेकिन इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। सवाल सुनने के बाद वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिएगा। आपने इंडिया की ग्रोथ रेट देख ली बीजेपी के टाइम पे,
2020 में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी, वो भी आपने देखा। कोरोना बहुत बुरी तरह देश में फैला, वो भी देखा। तो सवाल ये है कि क्या आप मौजूदा गवर्नमेंट से इस चीज में संतुष्ट हैं जैसे उन्होंने इकोनॉमी और कोरोना को देश में हैंडल किया था, या आपको लगता है कि देश में अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती, वो कोई भी हो, वो इकोनॉमी और देश को भी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जवाब जरूर लिखिएगा। चलिए इसी के साथ आपको अगली चीज की तरफ लेके जाऊंगा जो कि है डिजिटल इंडिया। मोदी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए 2-3 प्रोजेक्ट्स या स्कीम की ही मैं यहाँ पर बात करूंगा, जिनमें से एक है डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया लिटरली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इस गवर्नमेंट के टाइम पे। इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट जिस रफ्तार से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, आप ग्राफ में देख सकते हो। 2014 में ये $14 बिलियन थी, जो 2021 में बाद में बढ़कर $84 बिलियन तक पहुंच गई थी। 2027 तक यही मार्केट $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। और इसके साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी इंडिया इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पर है। खैर पॉपुलेशन तो वैसे हमारी बहुत ही है, लेकिन पिछले साल हमने फाइनली चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। और ये शायद एक जीता जागता एग्जांपल है कि अगर गवर्नमेंट की नीयत हो तो मेहनत करके सब कुछ अचीव किया जा सकता है। नहीं तो आज से 10 साल पहले लिटरली हम लोग ऐसे इंडिया में थे जहां एक बंदा इंडियन ओरिजिन का गूगल का CEO बन रखा है, और दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है। आज भी जरूर ऐसे लोग हैं दूर दराज के इलाकों में, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। पैसा आने के बाद उसे प्रोजेक्ट में लगा रही है, सीधे बाहर स्विस बैंक में नहीं भेज रही है। अब इसी के साथ एक और चीज पे बात करूंगा जो कि है मेक इन इंडिया। मैं 2 दिन पहले एक न्यूज चैनल का वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था उनके एनालिसिस से कि किस तरह से मेक इन इंडिया पूरी तरह से फेल हुआ है। लेकिन उस वीडियो में 2 गलतियां थी। पहला, मेक इन इंडिया 2014 में जरूर शुरू हुआ, लेकिन एक ऐसी ही पॉलिसी उससे पहले 2011 में कांग्रेस ने लॉन्च की थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के नाम से, थैंक्स टू कांग्रेस ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से मुझे ये डेटा मिला। और दूसरी गलती ये कि मेक इन इंडिया फेल नहीं हुआ है। कैसे, वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से 2017 में किया ने पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया था। $1.1 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे भारत में आया था। $1.03 बिलियन का कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट PSA ग्रुप ने तमिलनाडु में बनाने के लिए उसी टाइम अनाउंस किया। फ्रेंच ड्रोन मैन्युफैक्चरर LH एविएशन एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना इन्वेस्टमेंट इससे भारत में आया है वो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसको दिखाने के लिए वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, रेलवेज, जहां पे एल्स्टॉम जो कि हमारी सबसे पावरफुल लोकोमोटिव बना रही है इंडिया में, काफी सारी मेट्रो ट्रेन बना रही है। ट्रेन 18 एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेक इन इंडिया का। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, थर्मल पावर, टेक्सटाइल गारमेंट्स और सबसे सक्सेसफुल डिफेंस इक्विपमेंट्स, जिसमें हम लिटरली अब डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का नाम सुना होगा आपने। मेक इन इंडिया के तहत रूस के साथ इसके बारे में डील हुई थी, जिसमें हमने नेवल फ्रिगेट्स, ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में डील किया था। आज ये न सिर्फ हमारे पास है, फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बात कर ली है, यानी हमें हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का पहला ग्राहक भी मिल गया है। एक ऐसे फेज से उठकर जहां हम हथियार सारे नहीं लेकिन ज्यादातर इंपोर्ट किया करते थे, आज हथियार न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भले अभी सिर्फ छोटे ही लेवल पर कर रहे हो, तो मुझे तो भैया इसमें मेक इन इंडिया की वजह से इंप्रूवमेंट दिखता है, और साथ ही मेक इन इंडिया सक्सेसफुल भी दिखता है। लेकिन हाँ, मेक इन इंडिया के कुछ टारगेट्स थे जिसमें 100 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करनी थी 2022 तक, जो अचीव नहीं हो पाया। साथ ही जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक करना था, जो भी ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई। मुझे पर्सनली लगता है कि ये सब अचीव हो सकता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सब अचीव करने के लिए 2022 का टारगेट शायद गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जल्दी रख दिया। इसके अलावा इस गवर्नमेंट के टाइम पे ही, भले ही वो भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हो, इनोवेशन रैंकिंग हो, भारत की रैंकिंग लगभग सब में सुधरी है। आप लोगों के लिए वो रैंकिंग पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, क्योंकि वो मुझे अभी एकदम मुंह जुबानी याद नहीं है। लेकिन भले ही रैंकिंग सुधरी हो, इंडिया के अंदर काफी सारी स्कीम्स सक्सेसफुल रही हो, लेकिन एक चीज में ये गवर्नमेंट फेल रही है मेरे हिसाब से, और वो है एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, रोजगार देने में ये गवर्नमेंट फेल रही है। हम भले ही बिजनेस रैंकिंग बेहतर बना ले, खुद को धीरे धीरे ऊपर उठा ले, लेकिन इंडिया बहुत ही यंग कंट्री है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में 30 साल से नीचे है, और ये वो पॉपुलेशन है जो इंडिया को बहुत आगे लेकर जा सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं
नहीं होने की वजह से फिर वही पॉपुलेशन देश पर बोझ बन जाती है, और इसमें उनकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। एक रेलवे का एग्जाम होने में, रिजल्ट आने में, जॉब लगने में अगर देश में 4 से 5 साल लग जा रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स के प्रोटेस्ट के बाद, तो फिर तो सिस्टम में गड़बड़ी है ना। और ऐसी ही एक और गड़बड़ी रही इस गवर्नमेंट की नोटबंदी। याद होगी आपको शायद। डीमोनेटाइजेशन वैसे गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो गड़बड़ी थी। मोदी जी का एक तो ये बड़ी थक लाइफ रहती है कि 8 बजे टीवी में आते हैं और सीधा बोल देते हैं कि 12 बजे से ये नहीं चलेगा, अब देख लो अपना अपना। वैसे डीमोनेटाइजेशन एक फायदा भी रहा इंडिया को, जब जबरदस्ती ही सही लेकिन इंडिया थोड़ा सा डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ा था। लेकिन उसके जस्ट बाद ये गवर्नमेंट जीएसटी ले आई। मेरे ख्याल में एक और बड़ा ब्लंडर, यही जीएसटी अगर गवर्नमेंट थोड़ा रुक करके लेकर के आती तो बेहतर होता, क्योंकि छोटे व्यापारी जो पहले से ही डिमोनेटाइजेशन की वजह से दिक्कत में थे, जीएसटी उनके लिए उस वक्त एक अच्छा गिफ्ट नहीं रहा। यानी गवर्नमेंट का अच्छा काम भी रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी रही जो बेहतर हो सकती थी। लेकिन आखिर में जाते वक्त मैं एक चीज को पॉइंट आउट जरूर करूंगा जो इस गवर्नमेंट का मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट रहा, वो है इस गवर्नमेंट का इंटरनेशनल रिलेशंस को संभालने का तरीका। वैसे एक बारी के लिए सोचा जाए, या आप लोग ही सोचो, आपको सोचकर बड़ा अजीब लगेगा कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड चाइना के साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका से भी रिलेशंस अच्छे बनाए हुए हैं। अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, इसके बावजूद रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, रूस से ही S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहे हैं और हथियारों को खुद बनाकर बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब सबके साथ नॉर्मल रिलेशंस हैं, कोई घर का जमाई भी नहीं है और ना ही कोई खानदानी दुश्मन है। सिर्फ अपने एक पड़ोसी को छोड़ के, अब वो तो भैया इमरान खान मानते ही नहीं भाई साहब, उनका क्या करे। इमरान खान के बारे में ज्यादा जानना हो तो पाकिस्तान वाली वीडियो जरूर देखिएगा इसके बाद। खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरे लिए इस गवर्नमेंट की काफी बेहतर रही, और मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये कि हम किसी के सामने अच्छा बनने के लिए उनकी साइड नहीं लेते। चीन से भले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो, लेकिन कंट्री में बात आती है तो उनको गोलगप्पा खिलाने से भी नहीं चूकते। गोलगप्पे खाएगा गोलगप्पे खिला दिए ना। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो अमेरिका की धमकी को साइड करके रूस से उसे खरीद लेते हैं, और उसके बावजूद अपनी पोजीशन को अच्छा रख के इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अमेरिका क्या बोलेगा हमें मतलब नहीं है, हमें जरूरत है तो हम खरीदेंगे। और इसके बाद भी बाइडेन साहब कोशिश करते हैं कि मोदी जी को गले लगाएं, लेकिन मोदी जी तो अपने बड़े सख्त हैं भाई साहब। खैर, उसमें कुछ नहीं है, अमेरिका को भी ये पता है कि एशिया के अंदर इंडिया के अलावा इतने अच्छे लेवल पे और कोई दूसरा कंट्री है नहीं जो उनको पूछेगा, तो सब अपना अपना सोचते हैं। तो बाकी ये थी वीडियो। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, लेकिन फेलियर्स भी रहे हैं। फ्यूचर में हमें और क्या क्या मिलता है इससे गवर्नमेंट से देखने को अब देखते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो, और सिमरन आपने देखा कि 2014 से 2022 तक की जो प्रोग्रेस थी इस गवर्नमेंट की, और इतनी मैं तो कहूँगा कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस और है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं कहती हूँ अगर इतना अच्छे इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किया, अगर उसमें एक दो काम अगर नहीं हुआ तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं बड़ी बात होती। लेकिन अगर हम जायजा लें, अगर इसका जो तजिया करें कि इंडिया ने जो है 2014 से 2022 तक क्या किया, तो हर फैक्टर में जो है ना उन्होंने जाके काम किया। सबसे पहले तो मैं रेलवे को ही लूँगा। रेलवे का निज़ाम जो इन्होंने अच्छा कर दिया, पहले से अच्छा था, और मजीद जो है ना काफ़ी सारी जो ट्रेनें इनकी आगे आ गई, और वंदे भारत इतने अच्छे बनाए, वंदे भारत के नाम से एक नई जो है ट्रेन इंट्रोड्यूस होने वाली है, और जो है ना अपना मेट्रो ट्रेन जो है काफ़ी 22 शहरों में जो है ना चल रही है। अच्छा, उसके साथ जो है ना अभी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। इतना बड़ा जो है ना इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, भी बहुत और बड़ा काफ़ी सारे ट्रैक जो है नए भी बना रहे हैं ये लोग ना। और इंडिया को तो वैसे ही जो है बहुत बड़ा नाम है रेलवे के निज़ाम में। फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी जो निज़ाम था, वो उन्होंने बड़ा अपग्रेड कर दिया। फिर स्मार्ट सिटी लेके आ गए, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, 100 से ज़्यादा जो स्मार्ट सिटी बना दी। फिर जो एयरपोर्ट थे ऑलरेडी पहले से, उनको जो है काफ़ी इन्होंने जो है रिनोवेट कर दिया। एक दो नए भी बने मेरे ख्याल से। नहीं, एक दो कहाँ, 8-9 बहुत सारे। हाँ, काफ़ी सारे, यानी कि 100 कुछ जो है एयरपोर्ट हो गए इंडिया के पास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नए भी बने ना। और फिर आप ये देखो कि जो अपना ये डिफेंस के हवाले से जो चीज़ें ये इंपोर्ट करते थे, बाहर से मुल्कों से लेते थे, वो आज अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। और ऐसे काफ़ी सारे मिसाइल्स हैं जो
खुद बना के जो है ना दूसरे देशों को जो है बेच रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया, आप कैसे हो गया? यही उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत और एक साथ रह के करना और अपने काम के साथ सिंसियर होना। नहीं, एक बात हो रही है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप इनकी बहुत अच्छी है। हाँ, यानी कि ये तो पूरी है। दुनिया से जो इनका रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है। अगर सऊदीया का दौरा है तो सऊदीया का शाह सलमान जो है बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। अगेंस्ट में जो है चीन से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ मिलकर भी यानी काम कि कर रहे हैं। सबसे बनाई हुई है, काम जो है सबसे चीन से भी बनाकर मिलकर रखा कर रहे हैं, अमेरिका से भी मिल रहे हैं, रूस के साथ भी मिल रहे हैं। अच्छा सिमल, एक बात और है कि चीन के साथ ताल्लुकात तो चाइना के जो है इतने ख़राब तो हैं लेकिन इतने नहीं हैं। लेकिन ये कि जो मईशत है यानी कि जो तिजारत है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि लेना देना जो है तमाम हाँ। चीज़ें जहाँ पर के जिस चीज़ की नीड होती है तो वो परचेज भी करते हैं और दे भी देते हैं। लेकिन ये कि यानी कि लेने देने से उन्होंने बायकॉट नहीं किया। अच्छा, ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे उनके और वहाँ पे भी ये इनका काफ़ी सामान जा रहा है, सऊदी अरब भी काफ़ी जा रहा है। तो मैंने ये देखा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप इनकी बड़ी अच्छी है। और खारजा पॉलिसी जिसको कहते हैं कि खारजा पॉलिसी मजबूत थी तो अच्छा, इसके ज़रिए खारजा पॉलिसी के ज़रिए जो है ना बिज़नेस बेचा जाता है। यानी कि अपनी चीज़ किसी को दिखा दी कि हमारे पास है, आप ले लो, उनकी चीज़ हमने ले ली। तो इसी तरह जो है ना सनतें लगती हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं। यही वजह है कि टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर और इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। वर्ल्ड की काफ़ी कंपनियां हैं जो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, उसमें भी जो है ना आप देखें बड़ी सक्सेसफुल जो है इनकी वो पॉलिसी जा रही है कि काफ़ी सारी कंपनी जो यहाँ पर जो है ना वो लॉन्च कर रही हैं। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ रही है कि अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने तिजारत बंद नहीं करी, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उनका, तो जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो इन्होंने लेन देन क्यों बंद कर दिया? असल में बात ये ताल्लुकात तो हमारे इनको तो रखना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुकात हमारे ख़राब हैं लेकिन अंदरूनी लेवल पे हमारे जो है तिजारत तो हमारी चल रही थी। लेकिन बस अगेंस्ट में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसके ज़रिए जो है ना हमारी तिजारत भी रुक जाती है। हालांकि कितना वाघा बॉर्डर बनाया तो इसीलिए बनाया कि भाई हमारी अगर एक कदम पे ही इंडिया है, अगर बॉर्डर से देखा जाए तो इस कदम पे इंडिया, उस कदम पे पाकिस्तान। तो अगर हम कर सकते थे तिजारत, हो सकती थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों खत्म कर दी। अब इंडिया भी तो कर रहा है ना चाइना से तिजारत, तो कर रहा है ना, उसके ताल्लुकात भले खराब है, अच्छे नहीं है, लेकिन उसने लेन देन बंद, क्योंकि उसको अगर वो बंद कर देता तो उसको नुकसान होता। कितना नुकसान होता उसे। तो जब ये चीज़ पाकिस्तान को सोचनी चाहिए कि अगर इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं है और आप इंडिया से इतनी सारी चीजें ले रहे हो तो कम से कम अपना लेन देन तो खत्म नहीं करते ना, नहीं करना चाहिए, अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। ये अना के उसमें आके उन्होंने लेन देन भी खत्म कर दिया। पता है इस तरह का जब ये चीज़ें ख़राब होती हैं और ख़त्म होती हैं तो आपको पता है कि एक आम आदमी जिसका क्या बिजनेस वहाँ और इंडिया में और यहाँ पर है, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, जाना आना रुक जाता है, तो कई लोगों के अरबों रुपए डूब जाते हैं। पता है क्योंकि मैं यूँ जानता हूँ कि खजी शुआरे का जो काम होता है ना, खजूर की मार्केट सक्खर में जो बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सक्खर में खजूर की। अच्छा, यहाँ से छुआरा जाता था और खजूर भी जाती है इंडिया, तो और फिर वहाँ से जो है ना काफ़ी सारे लोग जो दुबई भेजते थे, तो दुबई से पूरी दुनिया में जाती थी। तो मैंने तो एक बंदे को डूबते हुए देखा इस तरह के, उसने ना पूरी मार्केट से परचेजिंग करी। उनका नाम था हाजी अख्तर। अच्छा, उन्होंने जो है ना पूरी मार्केट से परचेजिंग की, उनका नाम इतना बड़ा था कि वो जाके उनके बंदे काम करते थे शॉप पे, कहीं भी कोई भी रेट में खजूर मिल रही है वो बस वो उनके बंदे जाते थे परचेज कर लेते थे। जब उन्होंने परचेज करके इंडिया भेजी, यानी कि पूरी मार्केट का छुआरा उन्होंने उठाया, पूरी मार्केट का छुआरा भेज दिया। ताल्लुकात अचानक से खराब हो गया, आमदोरफ्त खत्म हो गई, आना जाना खत्म हो गया। जो पैसा अरबों रुपए का उनका गया शिप के जरिए चले गया सारा ना छुआरा। अब जब पैसे का टाइम आया वापस का कि भाई पैसे चाहिए, अगेंस्ट में जब मार्केट वालों ने बोला भाई हमारे पैसे हाजी अख्तर हमारे पैसे दो, अब उनके पास तो पैसे रिटर्न में आए नहीं उन्होंने बंदे भेजे किसी तरीके से जुगाड़ करके, जो है बायर गए जाके। अब जो एड्रेस उन्होंने दिया था कि फलानी जगह पर फलानी ट्रेडर्स के नाम से ये उनका शॉप है, ये ऑफिस है, वहाँ गए तो वहाँ ऑफिस में ताले लगे हुए, फ्रॉड लोग थे, कोई भी नहीं। यानी कि अरसा दराज से काम चल रहा था, ऐसा नहीं था कि पहली दफ़ा काम किया था, अरसा दराज से काम चल रहा था। उस बंदे के साथ ये हुआ बेचारे के साथ कि वो जीरो पर आके खड़ा हो गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना बड़ा झटका लगा। ये समझो कि दुकान बिक गई, घर बिक गया, बंगले बिक गए, उसकी गाड़ियाँ बिक गई। इवन ये कि बस वो आके बैठ गया, बोलते भाई जो मेरे साथ करना है आप करो, मेरे को चांस दो, मैं दोबारा आपका पैसे दूंगा, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरे को पैसे दो, मेरे को काम दो, मैं काम करूँगा, दोबारा काम करके तुम्हारे पैसे। उसने दोबारा से काम करा, मार्केट वालों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि यार ये तो ऐसा बंदा ही नहीं है, इसके साथ हादसा हो गया, उसको दोबारा दिया, दोबारा काम वाम करा, काफ़ी सारे लोगों का कर्जा उतारा।
यानी कि कर्जा उतारते उतारते वो इंतकाल कर गया, बेचारा। यानी कि उसके साथ इतना बड़ा, वही यानी कि जब सारी ये बात- ट्रेड बंद होती है तो इतना बड़ा नुकसान भी हो जाता है, कई लोगों का अरबों रुपए डूब जाते हैं। और वो अगेंस्ट में जो है ना कोई क्लेम भी नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट से या किसी से, जो बंदा लेके चले गया वो इतना बड़ा इंडिया कहाँ ढूंढेगा। बस यही बात है ना कि पाकिस्तान जो अपने अना में ही खत्म हो गया, और अना में ही अभी तक बैठा हुआ है। आप ये देखो इंडिया की चीजें वो घुमा फिरा के कहीं और से ले रहा है, कहीं और से परचेज कर रहा है, भले भले वो महंगा ही परचेज हो रहा है, लेकिन वो कर रहा है। बस ताल्लुकात अच्छे नहीं, लेकिन वहाँ से नहीं ले रहा, अना के लिए नहीं ले रहा ना, वो नुकसान कर रहा है। अना के चक्करों में बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए, पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। खारजा पॉलिसी हमारी खासतौर पे जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। और हर अच्छा दुनिया ये चाहती है कि तमाम तर लोग जो तरक्की करें, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ जाएं और वो पीछे रह जाए, इस तरह नहीं है। अगर कोई बंदा बढ़ भी रहा होता है तो बोलते हैं यार ये हमने बनाई है, आप ले लो हमसे, अगेंस्ट में वो हमसे 2 रुपये ज़्यादा ही लेगा ना, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी देने को तो तैयार है ना कि भाई आप ठीक है ये आप ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, हेल्थ को देख लें, या कोई भी किसी भी फील्ड से आप कोई भी चीज़ देख लें। तो होता क्या है कि अब हमारे अपने ही लोग जो अच्छे नहीं होंगे, या उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, या उस पर पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो लाजमी डूबना तो है ना। एक बंदे का पैसे लेके आप खा जाओ और वो तो बदुआ तो देगा ना, अगेंस्ट में जो है कहीं ना कहीं तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। और वो जो हमारे यहाँ यही वजह है कि हम लोग इसलिए जल्दी से डूब जाते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होते हैं तो वो प्रोजेक्ट ही सारे बैठ जाते हैं। और इंडिया की ये मोदी जी की जो पॉलिसी है, इसमें हमने जिस वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं उसमें उनकी पॉलिसी सक्सेसफुल रही है। हर जगह पर योगी जी ने जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन बना दिया, ठीक है ना, और उसके ऊपर भी 5 स्टार होटल भी बना दिया। आप ये देखो ना, एक तो रेलवे स्टेशन बनाया, चीज को नजर में रखते हैं लोग, कहाँ पे क्या हो रहा है और मुझे कब कहाँ पे क्या चीज करना है और किस चीज को जाके चेक करना है उनको, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को लेके चल रहेंगे। अब देखो ना कि उसी में होटल भी आ गया, उसी में जो है ना शॉपिंग प्लाजा भी आ गया, और साथ में जो है ना और इस रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया। मैंने एक वीडियो की थी, आप वहाँ थे क्लिनिक में थे, तो मोदी जी जो है कुछ लोगों के पाँव धुला रहे थे। सोचे कितनी बड़ी बात है। अब पूछे वो लोग कौन थे, पूछे तो आपने वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो इंडिया की सड़कों को साफ करते, झाड़ू देते थे, अलग अलग जगहों पे की सफाइयां करते थे। उन लोगों के वो पाँव धुला रहे थे, यानी कि तुम मेरे देश की सफाई करो तो मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ। उनको क्या जरूरत, उनको यानी कि उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये फील करवाने के लिए कि वो जो सफाई कर रहे हैं वो अपने आप को छोटा ना समझे, हम जैसा ही समझे, हमारे ही साथ हैं, हमारे हम जैसे लोग हैं। सिर्फ इसलिए उन्होंने उनके पाँव धुलाए, उनको स्टॉलर्स दिए, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ टाइम एक्सपेंड किया। ताकि वो ये नहीं समझे कि भाई एक वजीर आजम इतनी बड़ी, उनके लिए भी एजाज की बात है कि इतने बड़े देश का जो एक वजीर आजम आके उनके पैर धुला रहा है। कौन करता है? कोई नहीं करेगा। और उनको जरूरत क्या है? वो सिक्योरिटी आने नहीं देती, प्राइम मिनिस्टर के पास तो एक आम आदमी नहीं जा सकता। बिल्कुल, मैं वो वीडियो देख के खुद ही हैरान थी, शॉक थी, और मैं खुद भी उस वीडियो में यही कह रही थी कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मोदी जी को, कि उनको तो जरूरत ही नहीं किसी के पाँव धुलाने की या किसी के आगे झुकने की। उन्होंने ये सोचा ना कि भाई मेरी हमवतन है और मेरे नहीं, सबसे पहले तो यहाँ इंसानियत आ गई ना, कि वो भी इंसान है और वो भी इंसान है, और अगर वो झाड़ू दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो छोटा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है वो। अच्छा, भी मैंने मैंने भी वीडियो देखी थी जिसमें मोदी जी कहीं जा रहे हैं और किसी जगह का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं, तो जब इफ्तिताह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो पहले जो सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा हुआ है उसने सिक्योरिटी ऑफिसर से हाथ मिलाया और उसके यहाँ पे थप्पी दी, शाबाशी देके फिर अंदर चले गए। तो मैंने बोला यार देखो, एक आदमी खड़ा हुआ है, वो सलूट मार रहा है, उससे हाथ मिलाया और उन्होंने थप्पी दी कि यार देखो मुझे शाबाशी देके गए कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो एक मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेट बहुत जरूरत होती है मोटिवेशन की। कितने एजाज की बात है कि वो बोले देखो इन्होंने मेरे साथ इतनी अपनायत रखी, वरना तो कोई भी ऑफिसर जाता है एक आम सा थोड़ा सा अपग्रेड होता है तो वो अपने आप को जो है गरूर महसूस करता है, भाई सीना चढ़ा होता, बंदा जा रहा है और कौन जा रहा है भाई, दूसरे कोई बताए, उसमें तो किसी को देखना भी नहीं है। जी हाँ। बहरहाल ये चीज मोदी जी में नहीं है, और मोदी जी जो है वो बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो इंडिया में। अगर एक आध चीज अगर उनसे चूक हो गई या मिस हो गई तो वो कोई इशू नहीं रखता। अच्छा, एक वीडियो हमने और भी देखी थी मोदी जी की, उसमें एक साहब थे,
वो मुस्लिम थे और उन्होंने जो है ना ये ठान ली थी कि बस मैं जो है इनसे बात नहीं करूँगा। बिज़नेस के हवाले से काफ़ी सारा उनको लॉस हुआ था और बहुत सारा मामला ख़राब हुए थे, तो वो बाहर चले गए थे फिर अपना बिज़नेस छोड़कर। तो इत्तेफाक से जो है ना मोदी जी जो बाहर गए हुए थे, तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने कहा यार आप जो यहाँ पर मोदी जी आए हुए, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अगर आप कहो तो इत्तेफाक़ी तौर पर उनकी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने अपना जो है ना वही जिक्र छेड़ा कि मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई और यूँ हुआ। उन्होंने बोला अरे यार क्या बात है, तुम इधर आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ क्या मसला है क्या नहीं है। और उनको बिठाया और बिठा के कहना है कोई मसला नहीं है, तुम्हारा क्या मसला है मुझे बताओ। जब उसने डिस्कस करी तो उन्होंने जब डिस्कस किया उनका मसला ही हल कर दिया। यानी कि अब वो मैंने जो वीडियो देखी तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बंदा अब मोदी जी का सबसे बड़ा फैन है। कहने मुझे पता ही नहीं था कि यार ये इतने बिल्कुल नाजुक अच्छे दिल के मालिक हैं, इतना मिजाज आदमी और इस तरीके से जो है मेरी बात सुन भी लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है पॉलिसियाँ रखी हैं और वहाँ पर जो अक़लियत में जो लोग रहते हैं उनके भी जो है वो ख्याल रखते हैं। और जब तक कि कोई बात आप अपनी किसी को बताएंगे नहीं तो उन तक पहुँचेगी नहीं और वो किस तरीके से जो है ना वो अपना जो है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो बताना भी चाहिए और किसी तरीके से भी जो है ना अपना रिसोर्सेज लगा के जो अपना मैसेज जो है मोदी जी तक पहुंचाएं और वो करेंगे बिल्कुल। और उस वीडियो में जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे यही उसमें सोल्यूशन निकला कि उनको तो ये बातों को पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी इस तरह का कोई काम हुआ है। क्योंकि जब इतनी बड़ी पोस्ट पर सिमर कोई काम कर रहा होता है ना तो उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही होती और निचले तबके के जो लोग कर रहे होते हैं तो वो वहीं पर ही जो है उसको जो है दबा देते हैं बातों को। लेकिन ये कि जब इन तक बातें पहुँचती हैं तो वो उसको जो है सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में सिर्फ एक उसमें बताया कि भाई वहाँ के जो लोग थे उनको जो है जॉब्स जो है ना नहीं मिली। तो जॉब्स का जहाँ तक ताल्लुक होता है तो ये भी एक वजह होती है सिमल के हर आदमी को जॉब नहीं मिल पाती और डिपार्टमेंट तो बहुत बड़े और इतनी बड़ी आबादी है। यही बात है कि अगर कुछ चीज़ मोदी जी से मिस हो गई तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें जॉब देने का भी मोदी जी का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो पूरी एक गवर्नमेंट चल रही होती है और वो डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी जल्दी जो है इतनी सारी जॉब्स जो है ना 1 मिलियन या 2 मिलियन का फिगर आ रही थी। तो इतनी बड़ी जॉब्स जो है का अरेंज करना बहुत बड़ा एक वो होता है मसला। फिर अपना जो बजट होता है उसको देखा जाता है, तमाम तक चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है ये जॉब्स को जो है डिस्कस की जाती है। बहरहाल वीडियो बहुत मज़े की थी और हमें डिस्कस करके बहुत मज़ा आया है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इंडिया में ये देखा है कि इतना सारा काम आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, कंपनियां लग रही हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं। तो उस चक्कर में जो है रोजगार तो आप लोगों को वैसे ही मिल रहा है। तो इस बात पे भी खुश होना चाहिए। अभी इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को रोजगार भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी अच्छी। हमारी दुआएं हैं इस तरह मोदी जी काम करते रहें और आपको जो जॉब्स भी मिले और सक्सेसफुल जो है काम होता रहे। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। जी हाँ बिल्कुल, मेरा मैसेज शॉर्ट टू शॉर्ट क्योंकि हमारी बातें बहुत लंबी हो गई, तो इसलिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल कीजिएगा और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।